आफ्टरनून बॉयज। कल से शुरुआत करते हैं। Yes, please check sound. Sound and screen both clear. Okay, that's very good. टेक्निकल टीम को डांट दिया है और जो रिकॉर्डिंग वाली टीम है उसको भी डांट दिया है। आज का लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। आज का लेक्चर जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ना, उसके 2-3 घंटे के अंदर अपलोड हो जाना चाहिए। रेजो सर पे अपलोड हो जाएगा, आज मैंने इनको बोल दिया है। 2-3 मिनट और बाकी है, करते हैं शुरू। डिस्कशन आज नहीं करते हैं, आज तो अपना टॉपिक जो है उसको अपन कंक्लूजन फेज पे ले आते हैं और फिर समय मिलेगा तो डिस्कशन भी कर लेंगे। नॉट अ बिग डील। GOC2 12th का टॉपिक है, 12th में आना चाहिए। 11th में उसको पढ़ाने का कोई काम नहीं है। इनफैक्ट मैंने ये भी बताया था कि
कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन जो है वो GOC2 के टॉपिक हैं, वो भी शायद किसी टीचर ने 11th में मिला दिए थे। तो अपन तो पिछले साल वाली शीट के साथ चलेंगे, मिला के नहीं चलेंगे, है ना। पिछले साल वाली शीट में मैंने बताया था सेक्शन A to H होगा, वही कंक्लूड करेंगे, है ना। हो गया क्या टाइम, शुरू करें। हाँ, सबसे पहला मैसेज तो यही है, जो भी बच्चे KVPY के लिए गए हैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक, और उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। दे नीड नॉट टू बी डिसरप्टेड इन एनी कैपेसिटी। इनफैक्ट ये लेक्चर उन्हीं की मदद के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि KVPY के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन तो बनता है आना। एटलीस्ट आप KVPY का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन तो आना ही चाहिए। बिना इस चीज को कंप्लीट किए आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप आज का लेक्चर देख पाए अच्छी बात है, नहीं देख पाए यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, है ना। चलो, okay, let's begin with the hyperconjugation. The story of hyperconjugation prominently begins with propene. एक्चुअली क्या है, प्रोपीन के अंदर कुछ जो हमें देखने को मिला वो कुछ ऐसा था, आप यूं मान के चलिए कि इंडक्टिव इफेक्ट अपनी जगह लगेगा और वो सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट करता है। मीजोमेरिक इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा क्या इसके अंदर? आप बोलेंगे भाई मीजोमेरिक इफेक्ट भी इसमें ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो इसमें तो कॉन्जुगेशन है नहीं। तो इसमें एक नया प्रकार का इफेक्ट देखने को मिला और उससे हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। उसमें ये सिग्मा बॉन्ड पाई के साथ कॉन्जुगेट करता है, पाई के साथ ऑपरेट करता है। दैट मींस इट इज द कॉन्जुगेशन बिटवीन सिग्मा एंड पाई। इसीलिए इसको सबसे पहला नाम यही देते हैं, इट इज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। तो एक तरह से अगर अपन बात करें तो फाइनल हो गया, और सारे इफेक्ट्स फाइनल हो गए। तीन इफेक्ट होंगे अब, MHI। M का मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया? मीजोमेरिक। H का मतलब ये इंडक्टिव वाला किस पे लगेगा? सिग्मा बॉन्ड्स पे। इंडक्टिव किस पे लगा करता था? ये पाई बॉन्ड्स पे, और ये सिग्मा और पाई के बीच में, ठीक है। फिर जब आप इस वाले बॉन्ड को ऐसे और इस वाले बॉन्ड को ऐसे मूव करवा के इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, ऑफ कोर्स यहां से बॉन्ड टूट गया, इसलिए इसको बेकर और नाथन ने एक नाम दिया। बेकर और नाथन बेसिकली साइंटिस्ट हैं दोनों। उनमें से जो नाथन है दैट इज द इंडियन साइंटिस्ट, और उन्होंने इसको नाम दिया नो बॉन्ड रेजोनेंस। फिर एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आप यूं मान के चलिए कि वाइवा वगैरह के अंदर भी पूछते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेशन में मेनली क्या फर्क है। आपको याद होगा कॉन्जुगेशन के मैंने रूल पढ़ाए थे 26 जनवरी वाली क्लास में, आईपैड पे जो ली थी, उसमें मैंने बताया था कि सिग्मा बॉन्ड्स कभी भी कॉन्जुगेशन के अंदर मूव नहीं करते। ऐसा कुछ याद आ रहा है? इसमें सिर्फ कौन से बॉन्ड्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, है ना। आर डीलोकलाइज्ड। जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा और पाई के बीच में है, और इंडक्टिव में क्या हुआ करता था ये याद करवाएं, ओनली
इस बहाने क्या है, मैंने इन तीनों इफेक्ट के आपको डिफरेंस भी बता दिया कि भाई ऐसा कुछ हो। इस पूरे स्ट्रक्चर को इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं बच्चों, और इसमें एरो वही अपन रेजोनेंस वाला ही लगा लेते हैं। इस तरह से चीजें चलेंगी। अब इसको अगर अपन ऑर्बिटल मॉडल पे देखें बच्चों, तो ऑर्बिटल मॉडल पे ये कुछ ऐसा नजर आता है। ये बेसिकली कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हम यूं बोलते हैं कि ये sp3 s ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बन गया है यहाँ पे, और ये हमारे पास एक 2p पाई बॉन्ड बन जाए। तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि ये ओवरलैप किस किस के बीच में है, तो आप यूं बोलते हैं कि ये ओवरलैप sp3 और 2p ऑर्बिटल के बीच में है। वेरी गुड। इसीलिए इसको नेक्स्ट अपन कहेंगे कि इट इज sp3 2p ओवरलैप, या फिर sp3 पाई ओवरलैप। 2p ने मिलकर कौन सा वाला बॉन्ड बना दिया, पाई बॉन्ड बनाया ना, उस वजह से। यहाँ पे जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ ली ना आप लोगों ने शायद, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऐसा कहा गया कि ये वाला तो इसने तो बॉन्ड बना रखा है, जब ये पहले ही बॉन्ड बना चुका है ये ओवरलैप कैसे कर सकता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि भाई 2p जब बॉन्ड बनाएंगे, इसे तो बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात समझ में आ रही है। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो पहले बॉन्ड बना के और बिल्कुल फुल हो चुका है। तो आपको याद होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ साथ एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हुआ करता। तो लेटेस्ट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो ये कहती है कि अल्टीमेटली ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इसके 2p ऑर्बिटल के साथ या पाई बॉन्ड के साथ ओवरलैप नहीं करता। पाई बॉन्ड के साथ साथ वहां जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना उसके साथ ओवरलैप करेगा। उसे मैं रेड पेन से दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो हल्का सा ओवरलैप है ना रेड कलर से, ये हाइपर। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस किस के बीच में ओवरलैप है बताओ, sp3 और पाई एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप। मेरी बात समझ में आ गई सभी को, बात समझ में आ रही है। तो ये थोड़ी सी रेयर चीज है, थोड़ी सी क्या मोस्ट रेयर चीज है, जनरली टीचर्स यहीं तक बताते हैं। अपन ने इसको फाइनलाइज पढ़ा कि ये एंटी बॉन्डिंग के साथ बनेगा। दैट सीम्स टू बी द इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर। अब इसमें अपने को मुख्य बात जो समझ में आनी चाहिए ना वो ये है कि ये जो पाई बॉन्ड मैंने यहाँ बनाया है, आप इसको देखो, ये यहाँ इस डायग्राम में आपको कौन सा दिख रहा है, कैन यू प्रिडिक्ट। ये पाई बॉन्ड इस डायग्राम में आपको कहाँ दिख रहा है, वो रेड कलर वाला ही तो है ही है। मैं उसको भी यहाँ रेड कलर से दिखा देता हूँ, उससे क्या है आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि बेसिकली ये पाई बॉन्ड। और स्पष्ट कहूं तो पहले जो सिग्मा बॉन्ड था ना उसने पाई बना ली। ये बात समझ में आ जाती है। अब इतनी जो मेहनत है वो बार बार नहीं करते, ऑर्बिटल ऑर्बिटल बना के हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे देते हैं फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को या तो H बोलिए या HC बोलिए, फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन सिंपल सी बात है कि अल्फा हाइड्रोजन एट sp3 कार्बन पार्टिसिपेट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट के क्या माने हैं उसको एक बार सुनो पहले, है ना, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी वाली से बाद में कर लेना कि जैसे मान लो हमारे पास ये कल को एक मॉलिक्यूल आ जाता है और इस मॉलिक्यूल के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि भाई इसमें किस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो आप बार बार ऑर्बिटल ऑर्बिटल पे नहीं जाएंगे, इतना टाइम नहीं रहता आईआईटी में। हम एक सिंपल सा इंस्टिंक्ट डेवलप कर चुके हैं कि एल्कीन जो पोर्शन है
उससे अटैच कार्बन अल्फा, अल्फा से अटैच बीटा, गामा, डेल्टा, नीटा, ऐसा चलता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये पार्टिसिपेट करती है, इतना फर्क। ये तो पार्टिसिपेट कर रही है। अब वो यहां पे लेके चलता हूं, एल्कीन से अटैच कार्बन, ये हाइड्रोजन कौन सी पार्टिसिपेट करेगी? खेल समझ में आ गया? तो चीजें इस प्रकार से चलती। आप चाहो तो साइक्लिक मॉलिक्यूल ले लो, उसमें भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास आ गया, ये डबल बॉन्ड एल्कीन से अटैच कार्बन अल्फा, देन बीटा, इधर भी अल्फा और, तो कौन सी हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगी? दो ऊपर वाली और दो नीचे वाली। तो हम कह सकते हैं कि भाई टोटल अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेशन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे ये तीनों हाइपर हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं H3। H3 का मतलब ये नहीं है कि तीनों एक साथ कर लेंगे, ये इधर ये नीचे से, ऐसा नहीं होगा। करेगी तो एक ही। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी किसने की है? तीनों की है। कभी ये करे, कभी नीचे वाली करे, कभी नीचे उसके नीचे वाली करे। पॉइंट समझ में आ गया? अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसको बना के दिखाओ एक बार, हम ऐसे नहीं मान सकते। बना के दिखा देता हूं मैं इसको, लीजिए इस वाले को तो यही बना के दिखा देता हूँ। ऐसे इसको बना लो। अब ऊपर देखो कैसे बना रहे हैं अपन। सिंपल, अल्फा हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना वो पाई बॉन्ड बना लेगा और पाई बॉन्ड को आगे धक्का देगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है, ठीक है। इसको इधर ही बना के दिखा देता हूँ। वी आर हैविंग द स्पेस, ये इधर और ये इस कार्बन पे आके रुक जाए। ये बात समझ में आ रही? इसका स्ट्रक्चर ही बना के दिखा देता हूँ मैं, अगर आपको थोड़ा डाउट है तो। खेल समझ में आ गया? ये चीजें हैं, ठीक है। तो बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लो, इस वाले पोर्शन को छोड़ के।
हाँ भाई, ऑल सेट है मामला। अब आपको एक्चुअली ये ऑर्बिटल डायग्राम पे भी ज्यादा नहीं पढ़ना, इसमें भी ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, और वो एक बात यही है कि अल्फा हाइड्रोजन दैट शुड बी अटैच्ड टू sp3। भाई इस ऑर्बिटल डायग्राम से ये तो समझ में आता है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन sp3 वाला होना चाहिए, वो जब इससे ओवरलैप करेगा तो अपना काम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? वो पॉइंट ऑफ व्यू अपन लेके चलते हैं। अब कुछ बच्चे जैसे ये बोल रहे हैं सर ये ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग क्यों लिया, उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि बॉन्डिंग तो भरा हुआ है, पाई बॉन्ड बनाने के काम में आ गया, तो एंटी बॉन्डिंग खाली है उसके साथ ओवरलैप कर लेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अपन ये समझाते हैं कि F2Cl2Br2I2 कलर्ड क्यों है, वो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन चलता रहता है, ठीक है, तो वो सारी थ्योरीज हैं, ये आपको एक तरह से अपने को अच्छे से याद में रखनी है। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ कि इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लेट्स डेवलप द क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन हमने बताने हैं, तो लेट्स बिगिन द कॉन्सेप्ट एंड कॉन्क्वेस्ट। एक एग्जांपल उधर लिख देता हूं। मान लीजिए इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि इसमें हमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस बताने हैं, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन का बेसिकली कोई मतलब नहीं होता, पहले तो ये ध्यान रखें। जैसे एक टॉपिक हुआ करता था, आपको याद होगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बढ़िया है कि अपन, बहुत तो एक प्रोमिनेंट टॉपिक हुआ करता था, यहाँ एक ही चीज काउंट होगी और वो है नंबर ऑफ अल्फा एच। तो आपको कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन पूछे ना, तो आप समझ जाना अल्फा एच पूछ रहा है, यहाँ पे भी अल्फा एच पूछ रहा है। अब आइए शुरुआत करते हैं, मेरी मेरी बात सुनेंगे उसके बाद आप इसको कॉपी करेंगे। इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन आप बोल तो सकते हैं डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, बट मैं उसको पहले डिफाइन कर चुका हूं एट द रेट। तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं इस डबल बॉन्ड पे आते हैं, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में फिर ये अल्फा नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये दो बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है इस पे। तो sp3 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, बट ये काम का नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। मेन कंसर्न हाइड्रोजन से। इधर कितना हाइड्रोजन है? तो 3 + 2 + 1 टोटल कितने हो जाएंगे, ऐसे निकालो, बहुत सिंपल। इस पे चलते हैं। इसमें मेरे हिसाब से अब मैं थोड़ा फास्ट आंसर दे देता हूँ। एक तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, 3 इधर, एक इधर, और ये वाले भी काउंट होंगे क्या, 3 3 6 और 3 9? क्यों? बीटा है ये। अल्फा के बाद कौन सा आता है? ये छोटी सी बात ध्यान में रखिए। तो टोटल कितने आ रहे हैं इसमें, 3 और 1 और 1 5। गॉट द जॉब। ये भी तो अल्फा कार्बन है, मैंने इसको तो काउंट किया ही नहीं, इस पे हाइड्रोजन नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ काम करना हो ना, तो लेट्स बी लीनियर। उसमें आप, मतलब ऐसा नहीं हो कि ऑर्बिटल बना बना के देख रहे हैं। ऑर्बिटल सिर्फ एक सुपर कंसेप्ट था ताकि आपको ध्यान रहे कि कल को वो पूछ ले कि बॉन्ड किसने किसके साथ बनाया, तो sp3 वाले ने बनाया, और किसके साथ बनाया, पाई बॉन्डिंग के साथ बनाया, पहली बात। बट अगर कोई और समझदार हो पूछने वाला, तो फिर बॉन्डिंग भी नहीं, एंटी बॉन्डिंग। कॉपी कर लो।
लिखें इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन रेड कलर से मैंने लिख रखा है। अच्छा, रेड कलर से साफ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे अभी बोल देता हूँ, मुझे लग भी रहा था ऐसा, आगे से अपन जी ब्लैक से सर। लिखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन C प्लस एंड C डॉट। C प्लस का मतलब होता है कार्ब कैटायन और C डॉट का मतलब होता है रेडिकल। म्यूट कर लीजिए आपको, अनम्यूट सिर्फ आपको अपनी मदद के लिए कराया गया है कि अगर कोई कंसर्न हो तो आप उस हिसाब से रख पाए। म्यूट कर लीजिए सब कुछ। Trial नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन C माइनस। C माइनस का मतलब कार्ब एनाइन, ये लिख लो। version. सर जो डायग्राम पे रेड कलर से लेबल्ड है वो एक बार क्लियर कर दीजिए। डायग्राम में डायग्राम में रेड इसके वो से मार्कर से जो स्ट्रक्चर में वो नीचे का क्लियर नहीं है सर। ये वाला है ना, आप इसकी बात कर रहे हैं ना, No, sir, in benzene one. ये वाला। यस सर। इसमें ये मिथाइल जैसे है तो ये डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा और ये बीटा हो गया ना, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। गॉट इट? थैंक यू सर। सर आपका वीडियो स्पॉटलाइट कर दीजिए। हाँ, स्पॉटलाइट कर देते हैं, बिल्कुल। ओके, दैट वाज द गुड सजेशन। अब कैटायन के अंदर कैसे ये ऑब्जर्व होता है अपन उस पे चलते हैं। एक तरह से इसको अपने को याद ही करना है, लेट्स गो फॉर दैट। बिल्कुल सिमिलर टेक्सचर होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कैटायन आ गया। बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, बस वही अल्फा हाइड्रोजन जैसे पहले करता था वैसे ही करेगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका खत्म। मेरी बात समझ में आ गई? तो कैटायन के केस में भी बिल्कुल सिमिलर हाइपर कॉन्जुगेशन चलता है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो मान लीजिए अब आपके पास अगर एक क्वेश्चन आ गया, ये कोई कैटायन है, लेट्स डू इट लाइक दिस, या फिर ऐसा कोई कैटायन अपने पास आ जाता है, इनके अंदर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फाइंड करने का एक ही तरीका है, वही sp3 वाला कंसेप्ट आप इसको लेके चलें। सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा कॉमन हो गया। हमें सिर्फ अल्फा से मतलब है, दो हाइड्रोजन इधर हैं और दो इधर हैं, टोटल अल्फा 4 हो जाए। इस पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा। अल्फा का मतलब अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो वे सोचे कि डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा पहला कार्बन, डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा मतलब जस्ट बाहर वाला पहला कार्बन। इसमें एक बच्चे गलती सबसे ज्यादा करते हैं, जैसे मैं एल्कीन के केस में लेता हूँ, ये एल्कीन थी ना, तो इसी को अल्फा कार्बन मान लेते हैं, ये अल्फा नहीं है, एल्कीन का कार्बन अल्फा नहीं है, एल्कीन से बाहर वाला जस्ट पहला वाला है वो अल्फा। मेरी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? ये है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे एक बार देखते हैं, 3 इधर और एक इधर, इसमें भी टोटल 4। और इसमें बात करें तो बस इसमें ये एक ही हाइड्रोजन अल्फा नजर आ रहा है मुझे, तो बस ये एक ही तो है। अल्फा कार्बन यहाँ पे जरूर है, बट आई थिंक उस पे हाइड्रोजन नहीं है। द जॉब इज सिंक्रोनाइज्ड। फिर इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी बच्चे कई बार पूछ लेते हैं कि सर ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे। आइए मैं वो बना के दे देता हूँ आपको, बहुत सिंपल है, ये तो और भी सिंपल है। ये पॉजिटिव चार्ज वाला ऑर्बिटल जो खाली है, आप खुद सोचिए
इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आप यूं बोल सकते हैं कि ये sp3s ओवरलैप। तो ये sp3 जब 2p के साथ ओवरलैप करेगा तो उससे बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं इस तरह के हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहा हूं। तो अब इसके नाम की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इस बार नाम नहीं होगा, इस बार नाम हो जाएगा सिग्मा एम्प्टी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। ठीक है, मैं वीओ लिख देता हूं। वीओ का मतलब आप क्या लिखेंगे? वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको अभी भी कहेंगे, क्योंकि जब आपने इसका ये स्ट्रक्चर बनाया तो देखो यहां से बॉन्ड तोड़ दिया। sp3 का 2p के साथ ओवरलैप है, लेट्स चेक इट आउट। sp3 का 2p के साथ, तो ये वाला नाम अभी भी चलेगा। sp3 का पाई के साथ नहीं है तो इसको मिटा दो। sp3 का पाई एंटी बॉन्डिंग के साथ तो इसको मिटा दो। आपका नया हेडिंग क्या होगा इस बार? वापस से हाइपर कॉन्जुगेशन ही, मगर इन कैटायन। उस हेडिंग को डालते हुए ये सब दोबारा से लिखो फटाफट। सर अल्फा कार्बन ही एलाइलिक कार्बन है ना? हाँ, वेरी गुड, यू कैन से इट लाइक दिस। A good synonym was suggested by some boy. अल्फा कार्बन को एलाइलिक बोलना चाहिए। वेरी गुड। Trial version. हेलो सर। हाँ बोलो अविनाश। सर एक मेरा कॉन्जुगेशन से सर डाउट है, पूछ सकता हूँ क्या? वो अगले वीक में सब जो आपके पिछले रिलेटेड डाउट्स है ना, सब ओके अपन सर, एक एक ओके करके सर। मैंने प्रॉमिस किया है, तो उसको निश्चिंत रहो, वो पूरा होगा। अपन सर हर एक आज बच्चे का GOC1 डाउट क्लियर करेंगे। आज GOC1 कंप्लीट हो जाएगा सर। आज GOC1 वैसे भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, और एक्चुअली क्या है, टॉपिक फ्लो में चल रहा था, यही कारण है कि अपन आज यहाँ बैठे हैं। इंस्पाइट के एक्चुअली मेरी भी छुट्टी थी आज, ऐसा नहीं है। आज मुझे भी छुट्टी का मैसेज था, बट एक्चुअली छुट्टी कुछ होती नहीं है। इट इज जस्ट अपने को पढ़ना है बस। अपने यहाँ थोड़ा माहौल क्या है, जैसे 15 अगस्त की छुट्टी हो गई, 2 अक्टूबर की छुट्टी हो गई। डेफिनेटली वी शुड सेलिब्रेट दीस डेज, बट ये तो काम करने के लिए है ना दिन। छुट्टी मना के हम क्या करना है? वो है, कुछ बच्चों में भी नेगेटिविटी होती है, शाबाश तो छुट्टी हो गई, हम तो मौज करेंगे। मैं कहता हूँ भाई, मौज तो पढ़ाई से होती है, आप पढ़ाई करो। और जिसको पढ़ाई में मजा नहीं आता उसको तो फिर एटलीस्ट मेरी क्लास में तो नहीं बैठना चाहिए। शुड फाइंड बेटर वे। चलो, ये बात समझ में आ गई है। अब इसमें जो आईआईटी में जो क्वेश्चन आया ना एक बार, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। मैं सबसे पहले एक बार वो क्वेश्चन आपको देता हूँ, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें आप ये पूछ सकते हैं रेडिकल के अंदर कैसे होगा, तो रेडिकल के अंदर बिल्कुल सेम होगा, बस यहाँ रेडिकल बना दो। 1% का कोई डिफरेंस, वो थोड़ा काम का भी कम है, इसलिए अपन उसको सिंक्रोनाइज मान रहे हैं।
एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा, थोड़ा सा बढ़ा के दे रहा हूं। मान लो कल को ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में आ जाए, मैक्सिमम पोर्शन तो ये वही है जो जेई में आया था। मान लो ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में आ जाए, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन आपको रिपोर्टिंग में डालने। तो जनरली बच्चों ने इसका आंसर क्या दे दिया कि भाई डबल बॉन्ड है, 3 अल्फा एच इधर दिख रहे हैं मुझे साफ साफ, एक इधर दिख रहा है और 2 इधर दिख रहे हैं। टोटल कितना हो गया? 6 हो जाएंगे। बट आंसर 6 नहीं था। आपको अभी भी पढ़ाया कैटाइन के रेस्पेक्ट में तो हाइपर होता है। बच्चों का फोकस क्या है, बहुत ज्यादा होता है एल्कीन के ऊपर। तो एनसीईआरटी में भी एल्कीन दे रखी है इसलिए, बट कैटाइन और रेडिकल दोनों में शो होता है, एनायन में नहीं होता, वो मैं आपको बता चुका हूँ। कैटाइन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा एच काउंट होना चाहिए क्या? ये और 3 यहां से, तो ये हो गए 4। और इस रेडिकल के रेस्पेक्ट में 2 यहां और 1 यहां, तो रेडिकल के कितने हो गए टोटल? 3। रेडिकल के रेस्पेक्ट में 1 इधर, रेडिकल वाले रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, फिर ये बीटा, वापस से ये अल्फा, फिर ये बीटा, तो 2 और 1 3 तो हुए। तो इधर 5 हो। इधर कैटाइन के H6 सर 5 होगा ना? 5 होगा कैटायन के सर 5 5 होगा सर 5 होगा सर 3 to 5 कैटाइन के 5, हम्म 5 ही तो आ रहे हैं, आप देखो ना, 1 2 3 4 5 5। अच्छा ये 4 लिखा हुआ है, अच्छा यस सर। वो तो समझ जाया करो यार। इसको टोटल काउंट करो तो कितने आ जाएंगे? ये 14 14 आ रहे हैं। 14 तुम्हारे 11 आ रहे थे ना। हाँ वो कोई बात नहीं है, समझ में आ गया ना। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सबको मिला, कॉपी कर लो उसको। हाँ भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, हाइपर कॉन्जुगेशन इन टोलुइन। टोलुइन जब हमने आपको पढ़ाया था और कल ही पढ़ाया है ये, एक्चुअली ये बात हमने क्लियर कर दी थी कि ये प्लस एम और माइनस एम शो नहीं करेगा। एक्चुअली इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, बट इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। नोटिस करो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा sp3 हाइब्रिड और इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये इधर और ये इधर, और ये इसका पहला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। आप इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलें या sp3p ओवरलैप बोलें, sp3 पाई ओवरलैप बोलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। ठीक है, फिर ये नेगेटिव घूम के इधर भी आ सकता है, तो आप चाहें तो इसको पैरा पे भी बना लें, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज वन एंड सेम। टोलुइन के अंदर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है।
सर वो जो सेकंड स्ट्रक्चर में बना है सर H+ ऐसे ही डीअटैच रहेगा कार्बन से, फिर अटैचमेंट होगी उससे सर? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। एक्चुअली इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ये हमेशा ध्यान रखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जो हम 5 रूल पढ़े थे ना वो नहीं लगते। इसमें हमेशा पहला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। ये मेन स्ट्रक्चर है ना, इन हाइपर कॉन्जुगेशन ऑलवेज फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो जब यही स्टेबल है तो उसमें इसका तो अपन रूल मानेंगे, कंट्रीब्यूशन कितना मानेंगे, बहुत ही कम। अभी भी ये मानेंगे कि ये बॉन्ड यहीं जुड़ा हुआ है, ये तो लेस स्टेबल या अनस्टेबल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ओके सर। सर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही क्यों? Trial version. सर ये भी हाइपोथेटिकली होंगे ना? हाँ हाँ, इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, इसका क्या मतलब है? मतलब कैसे होगा? हाँ ये थोड़ा सा आपने ठीक पूछा कि भाई 3 हाइपर Trial version. मतलब हम क्या स्ट्रक्चर काउंट कर रहे हैं क्या? एक्चुअली स्ट्रक्चर काउंट नहीं कर रहे एक्चुअली, हम सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं। मैं समझाता हूँ, दो चीजें हैं। एक तो होता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो प्रॉपर है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ अल्फा एच लेके चलते हैं। अभी क्लियर हो गया? यस सर। Try. हाँ सर इसमें आगे भी कॉन्जुगेट करा सकते हैं ना, अभी 3 से ज्यादा। अब चुप रहिए 2 मिनट, डाउट पूछ रहा हूँ मैं। मेरे को कुछ आवाज नहीं जी। हाँ हाँ पूछिए बच्चे। एक बच्चे को मैंने अभी अभी रिमूव किया है मीटिंग से, आकाश चौहान कोई था जो बीच बीच में कंप्यूटर साउंड क्रिएट कर रहा था। ट्रायल रिक्वेस्ट है कि क्लास को थोड़ा प्रॉपर्ली चलने दें आप लोग, है ना? हाँ बोलो। बिल्कुल बता रहे सर हैं। आगे भी कॉन्जुगेट कर सकते हैं ना इसमें 3 से ज्यादा स्ट्रक्चर? हाँ और भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो तो अपन आगे चाहें तो एक बार और वापस से ले आएंगे ना ऑर्थो पे। समझ में आ रहा है? यस सर, यस। चलो अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ आज की क्लास में। नोटिस करो हाइपर कॉन्जुगेशन जो इस मिथाइल का ऑब्जर्व हुआ, इस मिथाइल ने बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन पंप किया या विड्रॉ किया? पंप किया। पंप। सबूत भी अपने पास, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जरूर ऊपर से इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये पॉइंट लिख सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट या डोनेटिंग इफेक्ट? ट्रू और फॉल्स? यस सर। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोटिस करो, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से चार्ज पहली बार ऑर्थो पे आया, फिर कहाँ आया? चेक इट आउट। पैरा 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 पे, फिर वापस ऑर्थो पे आया, मतलब मेटा पे नहीं आया। नहीं आया। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा। इसको भी लिख लो। जैसे रेजोनेंस में तो पैरेलल ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप होता था, इसमें पैरेलल नहीं है क्योंकि sp3 है, तो इसमें हमेशा ऐसे होगा कि पैरेलल नहीं होंगे। यस, अगेन अ गुड ऑब्जर्वेशन। अब इसका मैं रिजल्ट निकलवा के देता हूं आपको। किसने पूछा था ये वाला डाउट?
पुलक। अब मैं इसको रिजल्ट के तौर पे आपको देता हूँ। इसी के साथ तीनों इफेक्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए जो जीओसी में आते हैं। एम पढ़ा दिया आपको, हाइपर पढ़ा दिया, अभी आई पहले पढ़ा दिया। तीनों इफेक्ट में आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। वैसे तो मैं याद भी करवा सकता हूँ कि ये ऑर्डर होता है, बट लेट्स बी लॉजिकल, क्योंकि क्लास में जब तक लॉजिक की वैल्यू रहती है ना, तब तक आपको सब्जेक्ट बना रहेगा कि हाँ सब्जेक्ट बढ़िया है। इसमें ऑर्बिटल फुल पैरेलल होते थे और चार्ज कैसा आता था, फुल या पार्शियल? फुल आता था, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग है। इसमें आपने देखा होगा एंटी बॉन्डिंग के साथ ओवरलैप हुई। एंटी बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा कि उसके साथ ओवरलैप अच्छी मानी जाती है या फिर बेकार मानी जाती है? बेकार बेकार इफेक्ट हो गया, लॉजिक क्रिएट कर रहा हूं, इसीलिए कैसा इफेक्ट हो गया, वीक इफेक्ट हो गया। और इसके अंदर तो ये तो पार्शियल पार्शियल चार्ज पार्शियल में भी मैंने बताया था एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियली बहुत ही कम, तो ये ऑटोमेटिक कैसा इफेक्ट हो गया, बहुत ही कम वीकेस्ट। तो अल्टीमेटली ध्यान रखना है MHI, ये बस यही मंत्र है अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है तो। सबसे पहले सबसे बड़ा इफेक्ट कौन सा है, M। M seems to be the final and dominating, उसके बाद H हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव फिर आप देखना आपके सवाल बहुत इजीली हो जाएंगे। इसको इसी ऑर्डर में लगाना है भाई। मैंने कल की क्लास में दो इफेक्ट को सिंक्रोनाइज करवाया था, कौन कौन से थे, M और I। आज ये बता दिया कि तीसरा उसके बीच में आता है, इसीलिए मैंने कहा यार पढ़ लो। नेगेटिव फैलाने वाले तो बच्चे बहुत रहते हैं कि साहब हमारे को जाना है आना है, इसको कोई मतलब नहीं है। जिनको पढ़ना है वो किसी भी जोर में पढ़ सकते हैं, और जिसका कोई जेन्युइन कारण है, मान लो कोई ट्रेवल कर रहा है कहीं जा रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। अब इसको लिख लो क्लियर की तीन इफेक्ट है, तीनों में ये क्वांटिटी होती है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इसको एक पेज पे क्लियरली नोट डाउन। सर एक डाउट था हाँ पूछो। सर, वो जैसे सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड क्यों बन रहा है? तो वो पूरा बन रहा है या फिर कम बन रहा है? कम बन रहा है। बस इसीलिए बन रहा है। अगर वो पूरा बन जाता तो आपका क्वेश्चन बनता कि सही, तो आपने गलत बात कर दी। और सर हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते ना? ओवरलैप जो उसकी है ना, वो बहुत ही पार्शियल है। ओके सर एमओ एनओ और हैलोजन में भी यही ऑर्डर रहेगा। इसमें नाइट्रोसो और हैलोजन हैलोजन में नहीं, हैलोजन का तो मैंने कल लिखवा दिया था ना एक्सेप्शन। कैसी बातें कर रहे हो बार बार। कल ये बात हो गई है कि भाई ये तो जनरल ऑर्डर हो गया और हैलोजन्स का एक्सेप्शन होता है। क्या लिखवाया था, देयर माइनस आई इज ग्रेटर देन एनओ भी इसी में मान सकते हैं थोड़ा, जैसे कहते हैं ना बॉर्डर लाइन केस होता है एनओ। एक्सटेंडेड लिस्ट निकलती है ना आईआईटी में, जैसे जिन बच्चों की 10,000 के बाद रैंक आती है, एक्सटेंडेड लिस्ट, ये एक्सेप्शन। इसको भी लिख लो चाहो तो दोबारा। कुछ बच्चों सर हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे आएगा? हैलोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन होता नहीं है ना। ये कंसेप्ट अपन ने बिल्डअप कर दिया। अब अपन आते हैं इसके फाइनलाइजेशन पे। पुट ऑन द हेडिंग बॉन्ड लेंथ। करते हैं आज टॉपिक खत्म। मैक्सिमम टॉपिक आज अपना सिंक्रोनाइज भी हो जाएगा और खत्म भी हो जाएगा। अच्छा सर, वो बैनर क्यों लगा दिए रेजोनेंस का? क्या हो गया, बैनर कहाँ आ गया? सर वो रेजोनेंस का स्टिकर कह रहा है बोर्ड पे।
ये तो अच्छी बात है ना, इससे अपने इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग भी हो रही है, इट इज गुड थिंग। सर कॉपीराइट नहीं होगा। इसमें तो कोई मतलब चुरा लेगा तो पता चल जाएगी। वैसे तो मतलब ऐसे कोई चुराएगा नहीं, और चुराएगा तो उसका तो तरीका बड़ा आसान है, कॉपीराइट लगा दो उसके ऊपर। बट एक्चुअली क्या होता है, इससे एक बढ़िया वो आता है कि ब्रांडिंग हो जाती है। बट आप इस चक्करों में मत पड़ो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, पता पड़ा कि आप एक बात को हमेशा ध्यान रखें, यू आर स्टडिंग फॉर द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन ऑफ द साउथ एशिया, नॉट ओनली इंडिया। इससे बढ़िया कॉलेजेस जो हैं वो पूरे साउथ एशिया में नहीं है। इसके लिए आप सिंसियरिटी से पढ़ें, मेरा रिक्वेस्ट है। आजकल इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे हैं, टीचर्स भी बहुत सारे हैं, सब कुछ बहुत सारे हैं, पढ़ने वाले भी बहुत हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत हैं। मगर आप अगर सिंसियरिटी से पढ़ेंगे तो ही आपकी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी रहती है कि यू आर गोइंग इनटू द कोर आईआईटीज। मेरा रिक्वेस्ट है, ये फालतू चीजों पे ध्यान ना देके कि ब्रांडिंग क्यों हो गई, ये क्यों लगा दिया, वो क्यों लगा दिया। सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखें और वो है पढ़ाई। लेट्स कम बैक, यहाँ आ जाते हैं पापा। मतलब मैं इसमें इतना सही कहना चाहूंगा, जैसे अभी मैंने आपको एंटी बॉन्डिंग वाला बताया ना, तो मैं इसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता था, बट अभी क्योंकि बात निकली है, ये रेयर चीज है और ये कोई नहीं बताता, आप मान के चलिए। एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल बनाना और उसमें ओवरलैप दिखाना, ये मोस्ट रेयर है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब बता दिया तो एटलीस्ट आप उसका फायदा उठाएं। अब चोरी वोरी तो क्या कौन क्या कर लेगा, दूसरे टीचर इसको देख लेंगे और वो भी बताएंगे, तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है, सीखें और बताएं। वो क्रेडिट किसको जाता है किसको नहीं जाता, वो तो सब खेल है, अपन उसको नहीं पढ़ना चाहिए। आप इधर ध्यान दें, बॉन्ड लेंथ पे हेडिंग लगाएं। आपको याद होगा मैंने पिछली बार ये बोला था कि ये बॉन्ड लेंथ के कार्बन कार्बन में डेटा होते हैं, बताया था कि ऐसा कुछ है ना? यस सर। नहीं, हाँ, नहीं भी बताया हो तो इतना ध्यान रखना कि जो बॉन्ड सिंगल होता है ना उसकी लेंथ ज्यादा होती है, मल्टीपल होने के कारण वो थोड़ा कम, और मल्टीपल मतलब डबल ट्रिपल हो जाए, उसकी लेंथ कम होती जाती है। अब इसका यूज मैं आपको समझाता हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर कहाँ है। नोटिस करो, ये प्रोपीन का मॉलिक्यूल है, इसमें ये वाला बॉन्ड सिंगल है, इसकी लेंथ होनी चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम, और ये बॉन्ड डबल है तो ये 1.34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। बट इतना आसानी से आंसर आप नहीं दे सकते क्योंकि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन की नॉलेज हो चुकी है। आप कहेंगे कि भाई ये बॉन्ड जो सिंगल था, इसका ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें डबल कैरेक्टर, यस सर। डबल कैरेक्टर है। डबल कैरेक्टर के कारण क्या होगा, बॉन्ड लेंथ घटेगी, छोटी हो जाएगी ना थोड़ी सी, इसलिए ये 1.54 से थोड़ा सा कम। आ रहा है कुछ याद? और फिर इस वाले को देखो, ये डबल है, ये कैसा हो गया यहाँ पे, सिंगल। सिंगल। सही सिंगल होते ही वो थोड़ा सा बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। ऐसा नहीं होगा बेंजीन की तरह कि बिल्कुल डबल सिंगल के बीच में आके रुक जाएगा 1.40 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल बीच में बेंजीन वाला नहीं आएगा, क्योंकि बेंजीन में तो क्या हुआ करता था, फुल ओवरलैप होता था। यहाँ ओवरलैप कैसा है, फुल या बहुत ज्यादा पार्शियल और वीक ओवरलैप? वीक। वीक पार्शियल। इफेक्ट्स भी जो है ना वो वीक नजर आएंगे। सर कार्बन और हाइड्रोजन में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई जब कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ के अंदर वेरिएशन नजर आएगा, और ऑटोमेटिक बात है कि जब बॉन्ड लेंथ में वेरिएशन नजर आ गया तो बॉन्ड एनर्जी में भी वेरिएशन आएगा ही आएगा थोड़ा बहुत। तो लेंथ के ऊपर क्वेश्चन, तो इस चीज को दोबारा लिखो, भाई ऐसा होता है और उसका ये वाला रीजन दोबारा लिखो, कॉपी करो इसको। सर कार्बन हाइड्रोजन में इंक्रीज होगा। तो जैसे कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में H+ निकल गया होगा, वहां पे CH2- है, तो फिर वो दोनों पे अट्रैक्शन होगा ना? सुनो, ये H+ कहीं नहीं निकला, ये मैं शायद अब तीसरी बार बता रहा हूँ। इन दोनों में यही स्ट्रक्चर मोर, इसका कंट्रीब्यूशन निल मानते हैं, गॉट इट?
ओके सर। लगा दियो नहीं नहीं दियो अपने सालिक अजीम म्यूट करो आप, वरना मुझे निकालना पड़ेगा आपको। यू आर अ सिंसियर बॉय, डोंट एक्सपेक्ट दिस। सर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, पेपर रिप्रेजेंटेशन है बच्चे सब। आप यूं मत सोचो मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूं। जो आपने बॉन्डिंग में पढ़ा था ना, रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन, ये वही तो चल रहा है सब कुछ, बस हमने उसको ऑर्गेनिक में लगाना सिखा दिया। सर इनका हाइब्रिड बनता है? हाइब्रिड इसका नहीं बनेगा, ये भी थोड़ा लॉजिक लगाओ, क्योंकि हाइब्रिड कब बनाते थे मैंने बताया था, जब इक्वली स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं तो उनको मिला के बनाते थे। क्या ये दोनों इक्वली स्टेबल हैं? नो सर। नो सर। हाइब्रिड इन दोनों को मिला के बनाना चाहिए क्या? नो सर। मेन कंट्रीब्यूशन किसका होगा, ऊपर वाले का या नीचे वाले का? ऊपर वाले का। ऊपर वाले का। ऊपर वाले का। कल को ये क्वेश्चन आए कि ये बॉन्ड अभी भी डबल ही है क्या, या डबल सिंगल के बीच का हो गया? डबल है। डबल ही है। डबल ही है। डबल ही है। सिंगल जो इसमें कैरेक्टर आएगा वो बहुत ही पार्शियल आएगा। बहुत ही कम आएगा। अभी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई? यस सर। चलो आगे बढ़ो। अरे ये कौन है कौवे की आवाज निकाल रहा है यार थोड़ी। तो सही में कौवा बोल रहा है, छत पे है ना वही कौवा बोल रहा है सही में। चिरंजीव है शायद ये। चलो नहीं सर। चले, एक क्वेश्चन इसमें जो आईआईटी में आता है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन आईआईटी में कुछ ऐसा आता है कि अरेंज देम इन सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ, मतलब सी डबल बॉन्ड सी लेंथ किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम होगी। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आईआईटी में ऑपरेट नहीं किए जाते, बिल्कुल सिग्नलिंग क्वेश्चन होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन केवीपीवाई में भी आते हैं आपके, और ओलंपियाड में भी आते हैं। आईआईटी से ज्यादा केवीपीवाई और ओलंपियाड में आते हैं। करते हैं शुरू। इस एग्जांपल से आपने क्या सीखा कि जो डबल बॉन्ड है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से सिंगल हो गया। यस सर। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 0, नंबर बताओ फटाफट। 3 1 9 ठीक है। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन से सिंगल होगा। ये डबल बॉन्ड कितनी बार सिंगल होगा? 6 बार। और ये डबल बॉन्ड कितनी बार सिंगल होगा? 12 बार। 3 3 6 3 9 और 3 12 बार। कौन सबसे ज्यादा बार स्ट्रेच होगा, खींचेगा, या सिंगल होगा? लास्ट वाला। लास्ट। इस वाले की लेंथ सबसे ज्यादा ज्यादा। होगी। इसको आप मान लीजिए लेट से P Q R S। ऑर्डर बोलो फटाफट। PQRS। P greater than Q greater than R। बात समझ में आ गई है क्या? कॉपी करो फटाफट। मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इन सारे क्वेश्चंस का, ये वाले का, इसका थीम ये डायग्राम है। इस डायग्राम में जो हो रहा है ना उसको बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखना। आईआईटी में भी कोई भी सवाल करो, टेस्ट पेपर में करो, या भी शीट सॉल्व करोगे, इस डायग्राम को सामने रखना। इसमें क्या हो रहा है एक बार दोबारा चेक करते हैं, रिवीजन करवाता हूँ। डबल कैसा हो गया? सिंगल। और सिंगल डबल। तो ये कहना, ये कुछ बच्चे कैसे याद कर लेते हैं, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। जैसे यहाँ हाइपर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। ये तो गलत है ना। कौन सी कोई बॉन्ड लेंथ बढ़ भी रही है और कोई
घट भी रही है। तो वो कौन सी पूछ रहा है कम से कम क्वेश्चन में ये देख लेना। कुछ सर बच्चे क्या एल्कीन है में तो इंक्रीज होगी। फॉर्मूला केमिस्ट्री पे चलते हैं कि मतलब इसको ऐसे कर लो इसको वैसे कर लो, इस तरह से नहीं पढ़ पाओगे, ध्यान रखना। साइंस है, साइंस की तरीके से ही प्लीज पढ़िए। नेक्स्ट एक और बढ़िया क्वेश्चन देता हूं, ये भी क्वेश्चन ओलंपियाड में आ चुका है। इस वाले बॉन्ड को उन्होंने माना था P, वैसे उन्होंने एक्स वाई माना था, एक्स वाई जेड तीन थे, अपन दो ही करना है, और इसको माना था Q। इन दोनों के अंदर अगेन लेंथ कंपेयर करनी है। एक आंसर तो ये है कि P इक्वल टू Q, क्योंकि ये भी कार्बन सिंगल है और ये भी कार्बन सिंगल है। बाकी आप लोग एक बार इन दोनों को लिखो और फिर सोचते हैं कि भाई क्या आंसर होना चाहिए आपकी तरफ से। कॉपी करो एक बार क्वेश्चन। सर क्यू में तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। P is smaller than Q. P is greater than Q. Q में ऊपर 9 हाइड्रोजन है ना, देखो ऊपर बना रखे मैंने 9 हाइड्रोजन। सर क्यू बड़ा होगा, ज्यादा होगा तो बीटा पे क्यू ज्यादा होगा। Q greater. Q is greater. Q greater than P. Q greater than P. greater than Q होगा। P greater than Q. P greater than Q greater than P. P greater than Q। अरे सर को बताने दो। P greater. Q greater than P होगा। कॉपी करो पहले फटाफट इसको, फिर बता रहा हूं मैं। कॉपी करो, जस्ट मेक इट कॉपी। हाँ, आई थिंक ये सेल्फ Decimally less than 2. इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, आप खुद देखो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसमें डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा एच तो है ही नहीं, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 0 होंगे। क्यू बड़ा ये बॉन्ड सिंगल प्योर रह जाएगा, जबकि ये बॉन्ड में हल्का सा डबल कैरेक्टर आएगा, देखो एरो लगा रखा है। क्यों बड़ा? PGP। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया है, ऑलमोस्ट सबका आंसर सही आ रहा है, कुछ बच्चों का गलत है। अरशद कुमार का आंसर गलत है, वो एक बार देखे उसने क्या गलती की। सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं क्या? आपको लग रहा होगा ये इजी है, फिर मगर अगर आपको लग रहा है इजी है तो बहुत ही अच्छा है, बट आप निश्चिंत मान के चलिए 12th क्लास के बच्चे इसको स्ट्रगल करते हैं करने के लिए। तो आई एम ग्लैड कि आपको इजी लग रहा है। भूल जाते होंगे, ऐसा हो जाता है। 12th क्लास के बच्चे स्ट्रगल करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। वो बॉन्ड लेंथ वाला क्वेश्चन करवाया था ना मैंने आप लोगों को जेईई मेन 2020 के अंदर। यस सर। बच्चों की हालत बिगड़ रही थी उसके अंदर। 12th के बच्चों को आपने नहीं पढ़ाया एक्चुअली नहीं, मैं एक्चुअली क्या है, मतलब आप बस मेहनत कीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। चलो नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन का मेन अपने पास आ गया जो रिजल्ट आना था। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ, और अभी आप कह रहे हो ना इजी आते हैं क्या, एक और इजी क्वेश्चन देता हूँ आपको। और ये मान के चलो 12th क्लास का मेजॉरिटी बच्चा इस क्वेश्चन को पूछता है। कहाँ पूछता है अभी देखना।
मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आया कि इनके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताना है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर में सबसे पहले तो बच्चे लगाएंगे इसमें प्लस आई। प्लस आई इसका सबसे ज्यादा होता है, ऐसा कोई ऑर्डर याद आ रहा है? जबकि इसका सबसे कम होता है। तो प्लस आई से ये इलेक्ट्रॉन पंप करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। बात तो ठीक लग रही है देखने में, मगर फिर बच्चे बोलेंगे कि सर प्लस आई के अलावा एक इफेक्ट और लगना चाहिए और जो आपने आज पढ़ाया और वो है हाइपर। हाइपर की बात करें तो इसमें हाइपर कितने हैं? 0 0 1 2 2 3 3 हाइपर यहाँ इलेक्ट्रॉन पंप करेगा। मैंने अभी भी इसको बचा के रख रखा है, देखो इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है, उससे इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाएगी। अग्री करते हैं सब लोग? यस यस सर। सेम टॉलुइन का मॉलिक्यूल तो है। हाइपर जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पंप करेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगी। अब समस्या ये आ गई कि ये प्लस आई से बढ़ाएगा और वो हाइपर से बढ़ाएगा, तो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा? हाइपर वाली पक्का? हाइपर ये फाइनल आंसर किसकी वजह से होगा? हाइपर कंजुगेशन। जबकि बच्चे गलती क्या करते हैं कि बच्चे इसको सबसे ज्यादा बोल देते हैं कि सर इसमें तो प्लस आई लग रहा है। अभी मैं वापस से अगले वीक से शुरू कर रहा हूँ, बच्चों की रिवीजन क्लास शुरू कर रहा हूँ 12th वालों की। आप देखना ये क्वेश्चन मैं दूंगा, उसमें उलझते हैं बच्चे, इसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस मान लेते हैं, जबकि इन चारों में ये सबसे कम है। हाइपर से आप रिजल्ट निकालेंगे, इंडक्टिव छोटा इफेक्ट कॉपी करो। एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिपीट कर दो सर थोड़ा सा। रिपीटेशन वाला सब वीडियो में। चलो अब अपन आज की क्लास को फाइनल करने के सेशन में आ गए हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और डाइप्रूवमेंट पढ़ना है और ये आपका जीओसी 1 समाप्त। एक क्लास में कुछ अच्छे एग्जांपल्स की ले लूंगा, प्रैक्टिस की ले लूंगा, एक क्लास डिस्कशन ऑफ शीट, एक क्लास डिस्कशन ऑफ डीपीपीस। ये अगले वीक में करीब 3 क्लास का प्लानिंग है, तो रिवीजन समेत अपना कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अपन है, निश्चिंत रहो आप सबके लिए। एक टॉपिक पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और वो टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो है वो डिपेंड करती है कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन पे, ये ध्यान रखना है बच्चों। दैट मींस जिस एल्कीन में कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और कॉन्जुगेशन के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आता है कि इनके अंदर हमने स्टेबिलिटी देखी है। ये वाला क्वेश्चन आपका केवीपीवाई का भी है और इंचो का भी है। इंचो समझते हो ना, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, फर्स्ट स्टेज के बाद जो इंचो करते हैं। तो लेट्स बिगिन।
मान लीजिए इनके अंदर हमने अगर स्टेबिलिटी बतानी है बच्चों, स्टेबिलिटी बताने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप सिर्फ एक चीज चेक कीजिए, वो है पहला कॉन्जुगेशन और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ चलते हैं, पहले एक बार देख लीजिए, फिर बाद में कॉपी कीजिएगा आराम से। कॉन्जुगेशन तो किसी में नहीं है, तो मैं सीधा ऑर्डर लिख दूं स्टेबिलिटी का, है ना, लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने स्टेबिलिटी का आंसर लिखा है 1 2 3 4। इसमें हाइपर कितने होंगे? 12 6 3 0। अग्रीड। इसके अंदर बात करें तो अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन 2 यहाँ पे, 2 4 और 3 7 हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 और 3 6 8 और 10 हाइपर। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ये ऑर्डर हो जाएगा। अग्री करते हैं सब लोग? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, इसी के बारे में बात कर रहा था, केवीपीवाई के अंदर आया था, तो आपको पता रहना चाहिए क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं केवीपीवाई का और आपको ये नहीं आता, वहां बैठ के देखते रहोगे और क्या है ना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ, वो खुद तो खैर बहुत ज्यादा नेगेटिव होते ही हैं और वो उनका काम ही एक है नेगेटिविटी स्प्रेड करना। तो दूर रहना चाहिए ऐसे बच्चों से, तो खुद भी नेगेटिव हो और नेगेटिविटी ही स्प्रेड करते रहते हैं हमेशा। उससे एक्चुअली क्या होता है, मतलब उससे वो खुद का तो खैर जो बर्बादी फैलाएंगे वो होगी, दूसरे को भी वो बर्बाद कर, तो वो तैयारी में बहुत बड़ी बाधा है। मतलब यहाँ आते हैं, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है और इसमें भी कॉन्जुगेशन नहीं है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, इसमें अपन टोटल काउंट करें, मेरे हिसाब से 2 हाइपर कॉन्जुगेशन आए, इसमें काउंट करें तो 3 और 3 6 और 2 और 2 4, तो टोटल कितने हो गए? 10। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 2 ऊपर 2 नीचे और 3 और 3 6 10 और इसमें वापस। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियर इंस्टिंक्ट आंसर आएगा कि इसमें कॉन्जुगेशन भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है। अच्छा, कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन में किसको ज्यादा वैल्यू देंगे? कॉन्जुगेशन को ही देंगे, लॉजिकली समझा चुका हूँ। नंबर 1 ऑर्डर किसका लिख रहा हूँ, फिर ये हो जाएगा नंबर 2, क्यों? कॉन्जुगेशन। हालांकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, अब इन दोनों में कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए ये नंबर 3 और नंबर 4। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके सामने ये वाला एग्जांपल तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, ये वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि कॉन्जुगेशन है और इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। इसमें एक चीज ऐसी और जोड़ देता हूं आपके लिए, ये ओलंपियाड में आ चुकी है, इस तरह के जब डबल बॉन्ड लगातार आते हैं ना, तो डबल बॉन्ड जो लगातार आते हैं उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन्स का मतलब डबल बॉन्ड लगातार आना। इनकी स्टेबिलिटी और कम होती है, तो ऑर्डर यूं हो जाता है कि भाई कॉन्जुगेटेड वाले ज्यादा, जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है वो कम, और जिसमें लगातार डबल बॉन्ड आ गए एक के बाद एक, उसकी और ही सबसे कम हो जाती है। ये ऑर्डर भी आप चाहें तो लिख लें, कॉपी करो इसको। सर ये क्यूमुलिन आपने जो बताए थे, इसके ऊपर वाला जो है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, इसमें तो पूरे 1 2 3 4 है और उस वाले में क्यूमुलिन वाले में भी 4 है। नहीं, उसमें कंपैरिजन नहीं होगा ना, वो अपन हाइपर से ही कंपेयर नहीं कर रहे, वो तो उनकी नेचर है कि अगर कहीं क्यूमुलिन आ गई तो वो नॉर्मल एल्कीन से हमेशा कम स्टेबल होती है। सर सबसे ऊपर इट इज लाइक अनदर रूल वी आर फॉलोइंग। सर सबसे ऊपर वाले में 2 अल्फा कैसे है? 2 अल्फा एच कैसे हैं? तो आपके हिसाब से कितने आ रहे हैं उसमें अल्फा एच?
एक बच्चे का मैसेज आया, मान लो क्यूमुलिन के अंदर ज्यादा हाइड्रोजन अल्फा हो जाए तो क्या होगा? तो भी कुछ नहीं होगा, वो लेस स्टेबल रहेंगे नॉर्मल एल्कीन से। मैं भी लिखवाऊंगा इसको, आप निश्चिंत रहें। एक इसमें छोटा सा पॉइंट मैं आपको और देता हूं, है ना? ब्लैक से लिखना ठीक रहेगा, यहां दे देता हूं। इसमें देखो आप, अब ना तो ये क्यूमुलिन है ना ये नॉर्मल एल्कीन है, ये तो कॉन्जुगेशन इसमें भी है इसमें भी है, बट ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन गया। इसको बोलते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन और इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब लीनियर कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन की परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, सिंपल बात है तो सिंपल तरीके से समझ लो। आईआईटी में वैसे ही परिभाषा तो आती नहीं है इसकी। पाई सिग्मा पाई, तीनों एक साथ कॉन्जुगेशन करेंगे जब कोई एक आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तीनों एक साथ कर सकते हैं ना? इसमें चेक करो, पाई सिग्मा पाई, या तो ये दोनों करें उस समय पे ये नहीं करेगा, या फिर ये दोनों करें उस समय पे ये नहीं। एक बार और सोच लो, ऐसा नहीं है मेरी बातों में ही आना है, दोबारा सोचो। पाई सिग्मा पाई, और इसमें भी तीनों एक साथ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बच्चों को, देखो एक बार, पाई सिग्मा पाई ऐसा कर सकते हैं क्या तीनों एक साथ? नहीं कर सकते ना। क्रॉस कॉन्जुगेशन को समझाता हूं। पहली बात तो तीन चीजें होनी चाहिए, अगर तीनों आपस में कॉन्जुगेशन कर लें तो लीनियर, और तीन में से सिर्फ दो करें एट अ टाइम, या तो ये दोनों करें या फिर ये दोनों करें। मतलब और सिंपल समझाऊं, एक चीज कभी इधर कॉन्जुगेशन करे और कभी इधर करे, उसे क्या कहेंगे? क्रॉस कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन में तीनों कर रहे हैं एक साथ, इसमें दो कर रहे हैं, इसका कॉन्जुगेशन ज्यादा है इसका, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ये कुछ नया टर्म नहीं है आपके लिए, आप सोचो कि सर ने नया पढ़ा दिया हमारे को, बहुत भारी हो गया, कुछ भी नया नहीं है। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं, आपको अभी याद आ जाएगा। इधर देखो, पिछले वाले लेक्चर में ये पढ़ाया था ना मैंने आपको, नोटिस करो ये लोन पेयर या तो इधर जाता था या इधर जाता था, तो क्या ये बोल सकते हैं कि यह लोन पेयर का क्रॉस कॉन्जुगेशन है? चेक करो, पाई बोलो सब, सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, मगर तीनों एक साथ कर लेंगे क्या? लोन पेयर या तो उधर जाएगा या इधर जाएगा। इसी को तो कहते थे हम, इसका प्लस एम कम हो गया था क्योंकि ये बेंजीन को कम देगा। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन के लिए कितनी चीजें होनी चाहिए? तीन। उनमें से जो एक चीज है, या तो वो एक तरफ करे या उस, तीनों एक साथ ना करे, इतनी सी बात। तो लिख लो यहां पे, क्रॉस कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल देन लीनियर कॉन्जुगेटेड। इसमें एक बच्चा ये डाउट पूछ रहा है कि भाई लीनियर वाले में भी तो दो कर सकते हैं, तो दो कर सकते हैं, वो तो एक भी कर सकता है, एक भी मत करवाओ, कॉन्जुगेशन ही मत करवाओ। पॉइंट वो नहीं ना, मैक्सिमम कितने कर सकते हैं उसकी वैल्यू, है ना? ये छोटी सी बात है।
तो ये हो गया बच्चों आपका मामला कंप्लीट ऑलमोस्ट, है ना। डाइपोल मोमेंट और पढ़ाना है, टाइम बाउंड खत्म कर दिया आप। चलो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से इसको कोरिलेट कर देता हूँ, ताकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा होगा ना थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, वो थर्मोकेमिस्ट्री वाला यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आता है। लगाओ हेडिंग, कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्यूमुलिन समझा दीजिए, ये मैसेज आया आयुष गोयल का। ऐसे जब डबल बॉन्ड लगातार होते हैं ना, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? क्यूमुलिन। और ये लेस स्टेबल होती है। थर्मो में जहां तक पढ़ाते हैं, मैं आपको बता देता हूं, मतलब मुझे एक्चुअली अंदाजा नहीं है थर्मो में आजकल क्या पढ़ाते हैं, कैसे चलता है। ऐसा बताते होंगे आपको शायद कि जैसे कोई एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं, हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते थे? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते थे ना वो लोग। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बोलते थे या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसमें लेट से एक्स अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, किलो कैलोरी या किलो जूल पर मोल, कोई भी हो सकता है। तो आप क्या कहते थे कि भाई डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना हो जाएगा? माइनस में क्यों हुआ? एक्सोथर्मिक है, ऐसे ही पढ़ते थे आप लोग। अब ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस पे डिपेंड करता था? वो लोग ये बताते थे कि डेल्टा एच किस पे डिपेंड करता था? सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे डिपेंड करता। मान लो एक पाई बॉन्ड है, उससे एक्स हीट निकली, तो 2 से कितनी निकलेगी? ट्वाइस ऑफ एक्स। 3 से थ्राइस, 10 टाइम्स ऑफ एक्स, 10 से निकल जाएगी। ऐसे चलेगा सिंपल मैथमेटिकल। फिर मान लो पाई बॉन्ड सेम हो, तब क्या करते थे आप लोग? 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे चलते थे। दैट मींस जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसका डेल्टा एच कम होगा। ये समझ में आता है ना रेसिप्रोकेशन आपको? तो ये जो मैं आपको बोल रहा था ना, ये क्वेश्चन केवीपीवाई में और इंचो में आ चुका है। उन्होंने एक्चुअली इसकी स्टेबिलिटी नहीं पूछी थी, उन्होंने ये पूछा था कि इसमें डेल्टा एच का ऑर्डर। अब मैं इसको मिटा देता हूं। इस क्वेश्चन को आप दोबारा लिखना अलग से, उसी में मत कुछ करना। कंपेयर डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन फॉर फॉलोइंग, उसका हो गया पहला क्वेश्चन। तो ये मान लो, दूसरा ये मान लो, और तीसरा ये मान लो। 3 क्वेश्चन है। करें शुरू। सबसे पहले क्या चेक करते हैं डेल्टा एच में, ये देख के बताओ। इसमें सब में कितने कितने पाई बॉन्ड है? 2-2 हैं। इनमें सब में 1-1 है, और इन सब में भी 1-1 है। तो सीधी बात कर लो, बिना बेजा भड़क के सीधी बात कर लो। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसका डेल्टा एच कम। और सीधी बात, जो पहले नंबर लिखा था उसको रेसिप्रोकेट करना होता है। आई थिंक ये हो जाएगा आपके पास। टू तो 2 ही रहेगा ना। और इसमें मुझे आप करके दिखा दोगे फटाफट, हाँ या ना? इसको मैं ABCD लिख के दे दूं? इसमें मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर आपने लिख के बता दो। यही वो क्वेश्चन है एक्चुअली जिसके पीछे आज की क्लास करवा रहा था, कि भाई कोई केवीपीवाई का सीरियस एस्पिरेंट है, उसको ये पढ़ के जाना चाहिए। और वैसे भी अपना कोर्स तो अपने को प्रोग्रेस में लेना ही था। लगाओ। Thank you, Rahul. Thanks to you. Good to see the motivating message. हेडिंग है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
एक बच्चा पूछ रहा है हेडिंग क्या है। कंपेयर डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दो भाई आंसर दो, बच्चों के आंसर तो आने लग गए। संयम का, राज का, ऑलमोस्ट सबका आंसर आ गया, विशेष का भी आ गया, सार्थक। आप लोगों में से कोई देना चाहता है? DBAC, इनका आंसर क्या आ रहा है? इनका भी DBAC आ रहा है। फाइनल मान लो आंसर या अकल लगानी चाहिए मेरे को? ये मैं आपके कहने पे लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि अब मुझे फिर भी 1 मिनट लगाना पड़ेगा। कॉपी कर लो भाई, ये मामला अपन ने फिनिश कर दिया। कूल, हाँ। एक बच्चा पूछा आपने टोपी क्यों लगा रखी है? कूल का टोपी से क्या संबंध है यार? कूल तो मैं वैसे ही हूँ। टीचर की कूलनेस इस तरह ना होता है कि वो कितना चिकना दिखता है? वो मैसेज कर रहा है, आप वैसे ज्यादा कूल लगते हो। टीचर की जो कूलनेस है ना, वो इस बात पर डिपेंड करती है उसके पढ़ाए हुए बच्चे 2 साल बाद क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में फीस भर रहे हैं या IIT में जा रहे हैं। टीचर की कूलनेस इस बात पे नहीं है कि उसके पास बड़ी गाड़ी है या वो चिकना लगता है। फालतू मैसेज बंद करो, मैं चैट बंद कर दूंगा आप। हाँ, मैं क्या है, पुराने जमाने का टीचर हूँ, मुझे वही रहने दो। हाँ भाई, मिटा रहा हूँ उसको मैं, ना फालतू मैसेज करते रहते हैं बच्चे। लास्ट लाइन लगाओ, डाइपोल मोमेंट, करो किस्सा खत्म। एंड दिस विल कंक्लूड। चलो भाई, कितना टाइम हो गया है ना? अभी 5 मिनट है ना, बस टाइम बाउंड ही करेंगे अपन, निश्चिंत रहो। है आज इसके बाद क्लास नहीं है क्या? बगैर अभी अपन खींचेंगे नहीं ना, कोई पर्पस नहीं है। एक्चुअली मैं काम प्लानिंग से करता हूँ। क्लास लेने का पर्पस भी यही था कि भाई अपनी प्लानिंग खराब हो रही थी। अगले वीक में जाता ना, तो फिर अगले वीक में 1 क्लास 1.5 क्लास लग जाती इसी काम करने के लिए, फिर रिवीजन नहीं करवा पाता मैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है रिवीजन के बिना सेशन खत्म करना। डाइपोल मोमेंट में मैं 2 एग्जांपल लेता हूं जो कोर ऑर्गेनिक से आते हैं, और उसके बाद जो आपके IIT में आया वो एग्जांपल भी ले लो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान से सुनना, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट द वाइंड अप पॉइंट फ्रॉम माय साइड इन द क्लास 11th इटसेल्फ। यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट के एरो बनाने आने चाहिए। ये बात तो हमेशा क्लियर है कि -i मतलब -i -m मतलब एरोस की तरफ होंगे, और +i +m मतलब एरोस से दूर होंगे। यहाँ हेलोजन का -i काम करेगा,
यहाँ हेलोजन का -I काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा हेलोजन का माइनस, बट हेलोजन का एक इफेक्ट और होता था, प्लस एम। लेट्स चेक इट आउट। एटम विद लोन पेयर है तो प्लस एम शो करेगा ना, प्लस एम मतलब ऐसे जाएगा, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? ये प्लस एम का है, यहाँ पे भी तो प्लस एम लग जाएगा, इसके पास लोन पेयर है, पक्का? क्योंकि मैंने बताया था प्लस एम किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रेस्पेक्ट में होता है। बेंजीन, ये क्या हो रहा है यार? प्लस एम किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में लगता था, तो यहाँ कॉन्जुगेशन है ही नहीं तो नहीं लगेगा। अब एक सिंपल सी बात, यहाँ एक ही एरो वेक्टर है और यहाँ दो वेक्टर हैं और एक दूसरे को अपोज कर रहा है, कैंसिल तो पूरा नहीं कर पाएगा, किसी एक्सटेंट तक अपोज करेगा। क्या फाइनल समझ में आता है? इसमें फुल मैग्नीट्यूड लगेगा और इसमें इसके मैग्नीट्यूड को ये कैंसिल करेगा। फाइनल आंसर बताओ, पहले का ज्यादा या दूसरे का? ये पहला, ये दूसरा, दूसरे का। नहीं आई बात समझ? बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? इसमें चलते हैं। NO2 का एक माइनस एम इफेक्ट होता है और एक माइनस आई, पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो ये माइनस एम का एरो वेक्टर और ये माइनस आई का एरो वेक्टर। यहां पे NO2 का सिर्फ माइनस आई ही क्यों लगेगा? कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां दो एरो वेक्टर और यहां पे एक ही, इसका ज्यादा हो जाएगा इस बार। क्यों? क्योंकि दोनों ऐड कर रहे हैं। फिर यहां दो थे फिर भी क्यों नहीं, दोनों अपोज कर रहे हैं। आप देखो ना, एक का डायरेक्शन अलग है दूसरे से, इतनी सी बात है। खेल समझ में आ गई? अब मैं इस सवाल को करता हूं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको देखो। OH के दो इफेक्ट होते हैं बच्चों, प्लस एम और माइनस आई। आप क्या इस बार दोनों को बनाएंगे पिछली बार की तरह? इतना समय है IIT में? नहीं, मैंने इसका ब्रह्मास्त्र दे दिया था। फाइनल कौन सा इफेक्ट पुटअप करते हैं? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट यहाँ कौन सा होगा? प्लस एम। प्लस एम का मतलब देना या लेना? देना, तो ये देने वाला है, इस एटम से दूर। जबकि ये सिंपल प्लस आई और ये माइनस एम। कंपैरिजन कैसे करेंगे? माइनस एम तो कॉमन हो गया, तो ये सोचो ये m से वेक्टर क्रिएट करेगा मैग्नीट्यूड और ये I से वेक्टर क्रिएट करेगा मैग्नीट्यूड। m स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, ऐसे कर सकते। खेल समझ में आ गया है? होमवर्क क्या दूं आप लोगों को? सेक्शन A to H, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 में, एक मिनट मुझे मॉड्यूल दे दो, मैं अभी, कल संडे है, आप लोगों की छुट्टी है। जिनका KVPY का एग्जाम है वो एग्जाम देने के बाद रेस्ट करें। मैं एक दिन का वली से आपको फिर उसके बाद ऑफ दे दूंगा, है ना? बट अभी ऑफ देने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो आराम से आप KVPY का ही एग्जाम की तैयारी करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ होमवर्क करके जाओ, ठीक है? वन टू 20।
इसको लिख के, और कोई बच्चा अपना ग्रुप बना हुआ है ना, 3 ग्रुप बनवाए मैंने, उसमें से किसी भी एक ग्रुप में कोई एक बच्चा डाल देना ताकि एक याददाश्त रह जाएगी। बस ठीक है। एक्सरसाइज 3 में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कंप्लीट। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे तो उनको छोड़ दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 छोड़ने हैं, है ना। ये है, तो इसको कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। थोड़ा बहुत होमवर्क बाद में और दे दूंगा, है ना। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मीटिंग ऑफ कर रहा हूं बच्चों अब मैं।